नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर एक नए टॉपिक की। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। वो बनाया है स्पेशली राजस्थान को ध्यान में रख के और राजस्थान के इतिहास को ऐतिहासिक परिवेश में समझने के लिए। वो इतिहास जिसने हमें गौरवान्वित किया है, वो इतिहास जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हमेशा से सवाल लेके आता है। तो आज बात करेंगे अपन उस विषय की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सवाल लेके आएगा, चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो। इनफैक्ट भारत के संदर्भ में भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें भी आता है। लेकिन राजस्थान पुलिस, सेकेंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, व्हाटएवर जो भी आप एग्जाम देते हैं राजस्थान की, उसके अंदर निश्चित रूप से सवाल आता है। तो बात करने वाले हैं अपन किस टॉपिक की? देखिए, हम बात करने वाले हैं अजमेर के चौहानों की। अजमेर के चौहान वंश के बारे में अपन बात करेंगे। आप जानते हैं, बहुत सी कहानियां आपने सुनी है कि एक ऋषि के द्वारा यज्ञ किया गया था जिसके अंदर अग्नि में आहुति दी तो 4 जातियां प्रकट हुई थी। उनमें से एक चौहान के बारे में भी उल्लेखित बात है। खैर, उस बात में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़े विचित्र बात है कि अग्नि में से किसी मनुष्य के द्वारा जन्म लिया गया हो। लेकिन ऐसी लोकोक्तियां बनी हुई है, ऐसी कहावतें बनी हुई हैं, ऐसी पुरानी मान्यताओं के आधार के ऊपर बातें चलती हुई आई हैं। तो वो ऐतिहासिक परिवेश में लिखा गया था ग्रंथ और हम आज तक भी उनको पढ़ते जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोगों को जानना है इस बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के अजमेर चौहान, जो राजस्थान के अजमेर में चौहान है, उनकी। मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को किसी भी प्रकार से उपयोगी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें, मेरे चैनल को आप शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास। और जो भी मेरे द्वारा सामग्री दी जाएगी उसे आप महत्वपूर्ण नोट्स के बिंदु में अपनी कॉपी में जरूर उतार दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, देखो, चौहान वंश के बारे में। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति जो हुई उसके बारे में तो छोड़ के कि चौहान वंश जो स्टार्टिंग पीरियड है वो कहां से माना जाता है, चौहान वंश की स्थापना किसने करी, कौन से प्रदेश या कौन सा भूभाग था जहां पर इन लोगों का, मतलब इस वंश का उत्थान हुआ और फिर आगे से बढ़ते बढ़ते कहां तक गए। तो देखिए, सबसे पहले तो चौहान वंश के बारे में आप लोगों को 2-3 नाम याद रखने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ही आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। जी हाँ, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर, इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर सपादलक्ष, क्या नाम बोला मैंने? सपादलक्ष। सपादलक्ष कहां? सांभर के निकट। सपादलक्ष जो स्थान है वो सांभर के निकट, वहां पर चौहानों की सबसे पहले वासुदेव चौहान के द्वारा इनकी स्थापना की गई। इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी किसे बनाया? पूछ लिया जाता है चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी रही? तो चौहानों की प्रथम राजधानी अहिर छत्रपुर रही। कौन सी? अहिर छत्रपुर। कहाँ है ये? वर्तमान नागौर जो है वहां पर है। और नागौर के अंदर आप जानते हैं सांबर झील जो है, खैर सांबर झील का एरिया तो बहुत बड़ा जयपुर के निकट भी आ जाता है, लेकिन हमें उस जमाने के रूप में याद रखना है। तो सपादलक्ष वो स्थान है और सपादलक्ष स्थान के ऊपर वासुदेव चौहान ने, जी हाँ, वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान वंश की स्थापना करी। इस सांबर झील के निकट एक मंदिर भी बनाया गया है चौहानों के द्वारा। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो चौहानों की कुल देवी जो है, वहीं पर जो मंदिर स्थापित है वो है शाकंभरी माता का। कौन सी माता का मेरे दोस्तों? शाकंभरी माता। तो चौहानों की जो कुल देवी है वो शाकंभरी देवी है, शाकंभरी माता है, और सांबर के निकट उनका मंदिर भी बनाया गया है। अब चौहानों के बारे में कई प्रकार की बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको लेकर सवाल आता है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि उनकी उत्पत्ति के बारे में, तो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं। कईयों ने इन्हें अग्नि से उत्पत्ति बताया है, कईयों ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है, कईयों ने इन्हें चंद्रवंशी कहा है, कईयों ने तो इन्हें बाहर का विदेशी भी कहा है। विदेशियों में कहने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति जो इतिहासकार रहे हैं वो कर्नल जेम्स टॉड रहे हैं। इन्होंने विदेशी कहा है कि साहब चौहान जो है वो विदेशी थे। इनके बारे में भी अब अपन चर्चा करते हैं। तो पहले महत्वपूर्ण उन तथ्यों के बारे में बात कर लें जो चौहान वंश से संबंधित सवाल लेके आते हैं। तो आइए करते हैं, देखिए इनकी शुरुआत। तो सबसे पहले बात की जाए कि बताइए चौहान
का मूल स्थान कहां पर है? चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? तो चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष। मैंने अभी बताया आप लोगों को सपादलक्ष, आप याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। सपादलक्ष जो है वो चौहानों का मूल स्थान है और ये कहाँ है मेरे दोस्तों? ये सांभर के निकट है। सांभर झील जो है उसके निकट है। इस सांभर झील के निकट ही एक मंदिर बनाया गया है। इस सांभर झील के निकट ही एक मंदिर बनाया गया है और वो मंदिर शाकंभरी माता का है। तो चौहानों का जो कुल देवी है, चौहानों की जो कुल देवी है वो शाकंभरी माता को माना जाता है और सांभर के निकट ही शाकंभरी माता का मंदिर है। किसने बनाया इसे? तो ये बनाया था वासुदेव चौहान ने। जी हाँ, किसने बनाया? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान कौन है? तो वासुदेव चौहान चौहानों के संस्थापक हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव चौहान है। इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना करी थी। तो जब सपादलक्ष को के एरिया में ये लोग जब निवास करने लगे तो इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर, जो कहाँ है? वर्तमान अपने नागौर के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनसे संबंधित आप लोगों को ध्यान में रखनी है बातें। शाकंभरी माता इनकी कुल देवी है, सपादलक्ष वो स्थान है, सांभर के निकट है, यहाँ अहिछत्रपुर इनकी राजधानी रही जो वर्तमान नागौर में है। वासुदेव चौहान ने 551 में इसकी स्थापना करी चौहान वंश की और इन्होंने ही शाकंभरी माता का मंदिर बनाया। तो ये तो हुई आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। अब इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में वो भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए, एक बहुत इनके दरबारी कवि रहे हुए हैं जिनके बारे में अक्सर सवाल भी आ जाया करता है। क्या नाम है उनका? जयानक। जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय, ये पूछ ली जाती है मेरे दोस्तों, किताब का नाम पूछ लिया जाता है कि बताइए पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? पृथ्वीराज के नाम से पृथ्वीराज रासो का नाम भी आता है, लेकिन मेरे दोस्तों अभी अपन क्रम से चलेंगे, क्रम से सभी का नाम लेते हुए बात करेंगे अपन। पहले पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? तो जैनक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसमें चौहानों के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है इस पुस्तक के अंदर? इस पुस्तक के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है मेरे दोस्तों। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। तो पृथ्वीराज विजय जो कि जैनक के द्वारा लिखी गई एक साहित्य है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। दूसरा क्या है? एक अभिलेख है आपका आबू शिलालेख। कौन सा? आबू शिलालेख। कब प्राप्त हुआ? 1320 के अंदर लिखा गया है। ये 1320 के अंदर आबू शिलालेख है। उस आबू शिलालेख के अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? उसके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है कि चंद्रमा से उत्पत्ति जो वंश है वो चौहानों का वंश है। तो चंद्रवंशी बताया गया है इन्हें आबू शिलालेख के अंदर। कर्नल जेम्स टॉड ने तो इन्हें विदेशी कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने तो इन्हें विदेशी कहा है कि भारतीयों को कहा इन्होंने कि नहीं, चौहान विदेशी थे। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ बातें हैं। जैसे क्या बातें हैं? बोले एक तो देखिए ये मदिरापान करते हैं, एक देखिए इनकी उत्पत्ति जो है वो आप इतिहास के अंदर देखेंगे तो कहीं प्राप्त ही नहीं होगी। तो कई प्रकार के कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दलील दी गई, लेकिन हम लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने बताया कि मदिरापान तो हमारा इतिहास बताता है कि मदिरापान के अंदर तो भारत हमेशा सबसे आगे था और है भी। अब तो मेरे दोस्तों है ना, अभी भी है। तो कर्नल जेम्स टॉड के जो तर्क हैं वो स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन इन्होंने इन्हें विदेशी बताया है। फिर एक बिजोलिया शिलालेख भी है। बिजोलिया शिलालेख में इन्हें क्या बताया गया है? देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अंदर तो चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण तक कहा गया है कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया कि चौहान जो है वो ब्राह्मण है एक तरीके से, और ब्राह्मणों में भी उनका गोत्र भी बताया गया है। कौन सा गोत्र? वत्स्य गोत्र। तो मेरे दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? तो ब्राह्मण बताया गया और साथ में वत्स्य गोत्र का उल्लेख भी किया है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के संस्थापक का बनेगा। वासुदेव चौहान इसके संस्थापक रहे और एक अहिछत्रपुर इनकी राजधानी रही जो कि नागौर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बनता है। सपादलक्ष इनका मूल स्थान था और शाकंभरी माता इनकी कुल देवी है। तो हमेशा इनमें से क्वेश्चन निकलने की गुंजाइश बनी रहती है, आगे भी जरूर मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब आइए इनके उन राजाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे हम लोग बहुत अच्छे से परिचित भी हैं, देर सवेर उनका नाम कई बार सुन भी लेते हैं हम लोग, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भरमार लेके आते हैं।
मेरे दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर वो तमाम बातें डालने की कोशिश करी है, वो तमाम जानकारी देने की कोशिश करी है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। तो जैसे हम बात करें कि जैसे ही वासुदेव चौहान का जिक्र आता है, उसके बाद में कौन से ऐसे राजा रहे, प्रतापी राजा रहे, जिन्होंने चौहान वंश को यश गाथा और बढ़ाई, उनके गौरव को और आगे बढ़ाया, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है अजयराज चौहान। किसका नाम आता है? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने क्या किया? अजयराज चौहान ने जो अजमेर है, अजयराज चौहान ने जो अजमेर नगर है, आज के समय में जो अजमेर जिला है, उसे बसाया था। किसने बसाया? आपसे पूछ ले, बताइए कि अजमेर की स्थापना किसने करी? तो अजयराज चौहान ने करी। कब करी? तो 1113 ईस्वी के अंदर। मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब करी? तो 1113 ईस्वी में करी। क्या नाम से जाना जाता था ये? तो यहां पर आप जानते हैं कि पहले दुर्ग था जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। तो अजमेर के दुर्ग को किस नाम से जानते थे? अजयमेरु दुर्ग। और इन्होंने स्थापना भी किसकी करी? अजमेर की। उस अजमेर को किस नाम से जानते थे? अजयमेरु नगर। तो अजयमेरु नगर उस समय पे तो दुर्ग ही हुआ करता था। तो अजयमेरु दुर्ग आ जाए, अजयमेरु नगर आ जाए, पूछ लिया जाए किसने इसकी स्थापना करी? तो अजयराज चौहान ने 1113 के अंदर इसकी स्थापना करी। इस अजमेर दुर्ग को, जो अजयमेरु दुर्ग है, इसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे एक पूछ लिया जाए गढ़बीठली, गढ़बीठली दुर्ग कहां है? आपसे पूछ लिया जाए गढ़बीठली दुर्ग कहां है? तो मेरे दोस्तों, गढ़बीठली दुर्ग जो है अजमेर के दुर्ग का ही उपनाम है। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अजमेर की जो पहाड़ी है, ये एक तरीके से अजमेर का जो दुर्ग है, अजमेर दुर्ग जिसे बोलते हैं, ये गिरी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। किसमें आता है? गिरी पर्वत श्रेणी। गिरी पर्वत का मतलब पहाड़ के ऊपर स्थित दुर्ग है। तो वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीठली, और उस बीठली पहाड़ी के ऊपर ही, जी हाँ, पहाड़ी का नाम क्या बताया मैंने? बीठली। और उस बीठली पहाड़ी के ऊपर ही अजयमेरु दुर्ग बनाया गया है, इसलिए इसे गढ़बीठली का नाम दिया गया है। इसलिए इस गढ़ को, इस दुर्ग को क्या नाम दिया गया है? गढ़बीठली। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए गढ़बीठली दुर्ग कहां है? तो अजमेर में है। दूसरा मेरे दोस्तों, इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो तारागढ़ के लिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ेंगे हम लोग, बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने विवाह किया था संयोगिता नाम करके एक राजकुमारी से। संयोगिता जो है वो जयचंद की पुत्री थी, और आगे इसका जिक्र भी मैंने कर रखा है। देखिए, जो गहड़वाल शासक है उसकी, जयचंद जो है, गहड़वाल शासक जयचंद, उनकी पुत्री जो थी उनका नाम था संयोगिता। और संयोगिता का हरण करके जब पृथ्वीराज चौहान अपने यहाँ लेके आए, तो अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर, जिनको संयोगिता को ताराबाई के नाम से भी जाना जाता था, तो ताराबाई के नाम के ऊपर इन्होंने अजयमेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ भी रखा है। तो इस दुर्ग को तारागढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था, तो उस टाइम पर नहीं बुलाया गया था, निमंत्रण नहीं दिया था, और सभी राजकुमारों को जो अलग अलग प्रांतों से आए थे, उनको सबको बैठने के लिए व्यवस्थित स्थान दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनको किले के बाहर, जहाँ जूते चप्पल वगैरह या बाहर से कोई मेहमान आता है, तो पहरे द्वार जो होते हैं उस स्थान के ऊपर एक कुर्सी डाल दी गई थी, और बोले कि यहाँ वो अगर आएंगे पृथ्वीराज चौहान तो यहाँ पर विराजमान होंगे। तो वहीं से बताते हैं इस प्रतापी राजा ने संयोगिता का हरण कर लिया था और अपने साथ लेके आ गए थे अजमेर के अंदर। तो इसीलिए इनकी याद में, इनकी प्रिय पत्नी थी, तो इन्हीं के नाम के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में चांदी के सिक्के का भी उल्लेख आता है। अजमेर के जो चौहान हैं वहां से प्राप्त सिक्के जो हैं उसके ऊपर पता चला है कि चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, और ये चांदी के सिक्के इन्होंने अपनी पत्नी की याद में जारी किए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि चांदी के सिक्के भी अजमेरों के चौहानों के द्वारा जारी किए गए हैं, और जिनमें शासन के जो सम्राट हैं उनकी पत्नी के नाम अंकित है। इसके बाद में अगले राजा पढ़ेंगे अपन अर्णोराज। तो अर्णोराज भी एक, अर्णोराज कौन थे? अजयराज के पुत्र जो थे उनका नाम अर्णोराज था। तो अजयराज के पुत्र अर्णोराज, अर्णोराज के बारे में क्या बातें आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो अर्णोराज के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया है। कौन सी झील का निर्माण किया गया है? अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया है।
अन्ना सागर झील के बारे में एक ये भी कहावत है कि एक तरफ तो नाग पहाड़ियां, अजमेर की नाग पहाड़ियां हैं, जैसे मान लीजिए इधर तो नाग पहाड़ी है, इधर जो है ये तारागढ़ दुर्ग है, और ये जो स्थान है, इस स्थान के ऊपर जब अर्णोराज ने युद्ध लड़ा तो यहाँ पर बहुत सारा रक्त जो है वो बह गया था, और इस रक्त को दूर करने के लिए यहाँ से नदी के द्वारा, आप जानते हैं यहाँ से नदी के द्वारा पानी बहाया गया, और उस पानी के द्वारा यहाँ पर एक झील का निर्माण करा दिया गया, जिसे आज हम लोग अन्ना सागर झील के नाम से जानते हैं। तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण ही नहीं करवाया, इसके पास में एक वर्रा मंदिर का निर्माण भी करवाया है। वर्रा मंदिर किसका है? विष्णु देवता का है। विष्णु जी की मूर्ति स्थापित थी, और कहा जाता है कि जहांगीर जब अजमेर आए तो जहांगीर ने वो विष्णु जी की मूर्ति को जो है वो पानी में डाल दिया था, उसे बहा दिया था नदी के अंदर। ऐसी कुछ बातें आई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो वर्रा मंदिर का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, वर्रा मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अर्णोराज ने किया। कहां पर किया? तो अन्ना सागर झील के पास में किया। इसमें किस भगवान की मूर्ति स्थापित थी? तो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित थी। चलिए, इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। जहांगीर का जैसे ही मैंने नाम लिया तो अन्ना सागर झील के पास एक बाग बनाया गया था जहांगीर के द्वारा, जिसे दौलता बाग कहते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जाए, दौलता बाग का निर्माण किसने करवाया, किसने बनाया? तो जहांगीर ने बनाया, और इसी को शाही बाग भी कहा जाता था। जो दौलता बाग है उसे शाही बाग कहा जाता है, अन्ना सागर झील के पास में है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, और वर्तमान में ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसका वर्तमान में नाम जो है वो सुभाष बाग है। वर्तमान में इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? सुभाष बाग इसका वर्तमान में नाम है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में कौन से प्रतापी राजा है अजमेर चौहान वंशों के, जो अपने आप के अंदर बहुत गौरवपूर्ण इतिहास की रचना कर जाते हैं? तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो राजा आए हैं उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ को आपको याद रखना है कि देखिए विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक तो ये कि चौहानों का जो स्वर्ण युग रहा है, स्वर्ण काल जो रहा है, सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है, सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार जो हुआ है, वो विग्रहराज चतुर्थ के काल में ही रहा है। तो विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बीसल देव के नाम से। और बीसल देव से आपके दिमाग में फटाक से क्वेश्चन भी आ गया होगा कि टोंक के अंदर, कहां पर? टोंक के अंदर बीसलपुर बांध बनाया गया है, जो कि अजमेर और जयपुर वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, जो निवासी हैं, जो जनता है, उनकी तो लाइफ लाइन कही जाती है, क्योंकि वहीं से तो पानी आता है। तो बीसलपुर बांध तो सबसे फेमस बांध है अपने राजस्थान का, तो लाइफ लाइन है अजमेर की और जयपुर की पानी के लिए। तो बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम था, और बीसल देव ने ही बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया है। इसके अलावा और क्या तथ्य हैं? और इसके अलावा ये है कि बीसल देव जो थे, विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इन्हें कवि बांधव की भी उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि बांधव। कवि बांधव क्यों दी गई? तो कवि बांधव ऐलिए दी मेरा दोस्तों कि विग्रहराज जी लिखबा में भी तगड़ा हा, कवि भी हा, कहानी और साहित्य लिखा करता। तो वह एक किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? बीसल देव रासो के द्वारा, सॉरी, बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है हरिकेली। हरिकेली जो है ये नाटक है इनके द्वारा रचित। हरिकेली जो है वो इनके द्वारा रचित एक नाटक है, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। किस भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। तो विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से जानते हैं, इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना करी, जो कि संस्कृत के अंदर लिखा गया नाटक है। इनके द्वारा संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की गई थी। देखिए विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत के तो ये प्रकांड विद्वान थे ही थे, साथ में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था अजमेर के अंदर। और वो संस्कृत पाठशाला को आज आप लोग जानते हो 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से। 2.5 दिन का झोपड़ा,
जो है वो वास्तव में एक संस्कृत पाठशाला थी और जिसका निर्माण जो करवाया वो विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया। लेकिन जब समय बीता और मोहम्मद गोरी के साथ जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ेंगे, उनकी लड़ाई हुई, तो मोहम्मद गोरी अपने साथ अपने पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चले गए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और उसको तोड़ के उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। तो आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इतिहास के अंदर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। और मेरे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा आप लोग, उस संस्कृत पाठशाला के अंदर ही विग्रहराज चतुर्थ ने जो हरिकेली नाटक है उस हरिकेली नाटक का आधा भाग लिखा था। मतलब कि हरिकेली नाटक आधा जो लिखा गया है वो संस्कृत पाठशाला में ही लिखा गया है, जिसे हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से आज जानते हैं। इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा बात अभी आपके सामने आएगी। इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी जाती थी। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी जाती थी। कवि बांधव क्यों भाई? तो कवि बांधव ऐलिया ने कहे हुए हो कि कोई भी आदमी अगर विग्रहराज चतुर्थ का करना आ जा तो बोल तो साहब मन थोड़ी सी जगह दो, मन थोड़ा सा निवास दो, मैं भूखो हूँ, दिशाए हूँ, मेरा खान की रहन की ठहरन की व्यवस्था करो। तो ये बड़े दिलदार व्यक्ति थे, इनके दरबार में कभी कोई कमी नहीं रही है। तो हर किसी को ये आश्रय दिया करते थे। तो आश्रयदाता होने की वजह से इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई है। हर किसी साहित्यकार की ये मदद करने के लिए तैयार रहते थे, हर किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए इन्हें कवि बांधव मतलब कवियों का बंधु या सभी का भाई इस रूप से जाना गया है। तो कवि बांधव की उपाधि इन्हें दी गई है। टोंक के अंदर बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा विग्रहराज के बारे में बता दिया कि विग्रहराज जो है इन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। और महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए विग्रहराज के बारे में ये है कि इन्होंने एक बहुत तगड़ा काम किया था जो इनसे पहले जो अजमेर के चौहान थे वो नहीं कर पाए थे। वो क्या थे कि इन्होंने एक तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए चौहानों का प्रथम राजा कौन है जिसने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया, दिल्ली की गद्दी के ऊपर अधिकार किया? तो तोमर वंश का शासन हुआ करता था दिल्ली के ऊपर। तो 1182 के आसपास की बात है, अभी है इसके अंदर उल्लेखित आएगा। तो 1182 के आसपास तोमरों का शासन हुआ करता था दिल्ली पर, और परमार नाम करके तोमर राजा हुआ करता था। उसे विग्रहराज चतुर्थ ने युद्ध में हराया और उसे हराकर दिल्ली की गद्दी को अपने हाथ में ले लिया और दिल्ली का राजपाट जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के हाथ में ही आ गया था। तो पूछ लिया जाए कि बताइए तोमरों को किसने हराया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने हराया, जो कि बिसल देव के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ इन्होंने उन्हें पराजित करके दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। इसके साथ में इनके एक मित्र थे जो इनके दरबारी कवि भी थे, जिनका नाम सोमनाथ है। और सोमनाथ ने एक ललित विग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सोमनाथ ने एक ललित विग्रह, सोम और नाथ, सोमनाथ इनके क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। और सोमनाथ ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है ललित विग्रह। ललित विग्रह। तो ये नाटक जो है, ये साहित्य जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। और सोमनाथ जो है दरबारी कवि थे किसके? विग्रहराज चतुर्थ के। तो इसमें से भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बने। विग्रहराज चतुर्थ के काल को स्वर्णकाल कहा गया है। इन्होंने एक नाटक की रचना करी थी हरिकेली, उस नाटक का नाम है, जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। इनके द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी किया गया था, जो कि को आज 2.5 दिन को झोपड़ो। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। तो इसके अलावा इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई है। ये आश्रयदाता थे सबके। साथ में टोंक के अंदर जो बिसलपुर बांध बनाया गया है, वो बिसलपुर बांध भी विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और आई आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से मेरे दोस्तों आप यकीन मानिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको अजमेर के चौहान, इनके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जा सकता, कोई तथ्य ही नहीं बचता। और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने के लिए कोई तथ्य बचता ही नहीं है। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इसलिए हो गया आपकी बार क्योंकि सिलेबस डाल दिया गया है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एक ही है। रीड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान पुलिस, राजस्थान की कोई भी भर्ती जो हो,
उसमें इन क्वेश्चनों को पूछे बिना प्रतियोगी परीक्षाओं का सवाल, मतलब प्रतियोगी परीक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो इसमें से कोई ना क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। तो 2-3 बार देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आइए और बात करते हैं किस प्रतापी राजा की, उस प्रतापी राजा की जिसके नाम को सुनते ही हमारे मन में, मस्तिष्क में एक ऊर्जा आ जाती है। चौहानों के बड़े ही प्रतापी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कह दीजिए या पृथ्वीराज तृतीय कह दीजिए, इनको जैसे हम सुनते हैं तो एक फटाक से युद्ध याद आता है इनका, वो आता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 2 युद्ध हुए थे मेरे दोस्तों तराइन का। एक तराइन का प्रथम युद्ध, एक तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में हुआ है और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ है। तो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में धोखे से, हम कहेंगे धोखे से, मोहम्मद गौरी ने छल कपट के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हराने की प्रयास ही कर दिया था एक तरीके से, लेकिन चालाकी भरी विजय थी वो मोहम्मद गौरी की। इसलिए हमारे देश की जो मिसाइल है उसका नाम पृथ्वी है। तो भारत की बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है जिसका नाम पृथ्वी है। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनको किस नाम से जानते हैं? देखिए इन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है और राय पिथोरा भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि बताइए राय पिथोरा की संज्ञा कौन से राजा को दी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा की संज्ञा भी दी गई है, विश्व विजेता की संज्ञा भी दी गई है। बात करते हैं इनके बारे में। आपसे पूछ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर जो है, सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम है, सोमेश्वर चौहान। इनकी माता का नाम क्या है? माता को जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि माता से सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। कौन सा नाम था? कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी, इनकी माता के संरक्षण में ही मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने राजगद्दी संभाली थी। तो मात्र 11 वर्ष की आयु जब पृथ्वीराज चौहान की थी तभी इन्हें अजमेर का राजा बनाया गया था। और इनकी संरक्षिका जो थी, इनकी संरक्षिका इनकी माता जी थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान ने किसके संरक्षण के अंदर राजपाट या गद्दी को संभाला? तो इनकी माता ही इनकी संरक्षिका थी और कर्पूरी देवी उनका नाम है। तो 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सिंहासन मतलब राजगद्दी के ऊपर बैठ गए थे। इनकी शादी जो हुई है वो संयोगिता के द्वारा साथ हुई है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी है जिनका हरण कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने और इनसे इनकी शादी हुई। तो संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी है। ये संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी जो कि गहड़वाल शासक थे। आपसे सिंपल से सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता जो है गहड़वाल शासक जयचंद किसकी पत्नी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान जी ने विवाह किया था। महोबा के चंदेलों को भी इन्होंने हराया था। महोबा के चंदेलों को भी इन्होंने हराया था 1182 में। माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पर तोमरों के साथ जो युद्ध का उल्लेख किया वो 1182 बोल दिया, 1182 यहाँ है। महोबा के जो चंदेल थे, महोबा के चंदेलों को पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में हराया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि बताइए महोबा के चंदेलों को कब पृथ्वीराज चौहान ने हराया? तो 1182 के अंदर हराया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो अभी बताया मैंने 1191 में हुआ है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। प्रथम युद्ध में विजय मिली, दूसरे युद्ध में छल कपट पूर्वक इनके साथ धोखा हुआ। तराइन कहाँ है? तो वर्तमान में जो है तराइन हमारे आज का जो हरियाणा है उस हरियाणा का जो करनाल जिला है, जी हाँ, वर्तमान जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का जो करनाल जिला है वहां पर ही तराइन है। तो वहीं उसी का तराइन का जिक्र है। तो आपसे पूछ लिया जाए बताइए तराइन वर्तमान में कहाँ है? तो करनाल में है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बहुत फेमस किताब है, बहुत फेमस उपन्यास, बहुत फेमस ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी? इसमें पृथ्वीराज जी के विजय के बारे में उल्लेखित किया गया है। और इसकी रचना किसने करी थी? चंदवरदाई इनके मित्र थे और दरबारी कवि थे। इनके मित्र भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे जिनका नाम क्या है? बहुत जगह आप लोगों को ये चंद्र नाम मिलता है, चंद्र, तो चंद्र नहीं है, ये चंदवरदाई है। चंदवरदाई, चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और चंदवरदाई का उपनाम भी कई बार पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, चंदवरदाई का उपनाम पृथ्वी भट्ट है। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट। इनकी जाति भी अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, चंदवरदाई जो है वो चारण जाति के थे। कौन सी जाति के थे?
चारण जाति की। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रवरदाई नाम नहीं आए, पृथ्वी भट्ट आ जाए, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा पृथ्वी भट्ट जो है वो चंद्रवरदाई का ही नाम है और ये चारण जाति के थे और पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे और उनके दरबारी कवि भी थे। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अजमेर के अंदर दरगाह है, अजमेर के अंदर जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो कहा जाता है, ये उल्लेखित है, ये बताया गया है, ये इतिहास में है कि ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में ही अजमेर में आए थे। जो पृथ्वीराज चौहान है उनके शासन काल में ही सूफी संत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर आए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से पूछ ले बताइए कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब किसके शासन काल में भारत आए, तो अजमेर में आए। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनके शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। तो ये मेरे दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को तमाम प्रकार की जानकारी दी गई है अजमेर के चौहानों के बारे में। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई बनता है क्या, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे पटवार की हो, XYZ कोई सी भी हो। तो मेरे दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे द्वारा कभी भी कोई वीडियो बनाया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इतना सब आज आपने वक्त दिया है मुझे सुनने के लिए, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरे उत्साह को बनाए रखिएगा। आज के लिए बस आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री श्याम, थैंक यू।